ओके, तो लास्ट क्लास में हम आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट फाइनल चुका था। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सेकंड है। और आपको पता है कि एलपी टेक्नीशियन का यहाँ पे हम लोग जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे किस तरह से आपका जो क्वेश्चन जो हो पिछले जो आपके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साइंस रेलवे आपका साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है आपका क्वेश्चन कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। ठीक है, खाली स्थान को यहाँ पे आपको बताना, रिक्त स्थान को, कि ध्वनि की जो पिच होती है किस पर निर्भर करती है। जो पिच होती है, ये पिच क्या होती है कि जो ध्वनि का जो पिच होता है, ध्वनि का ऐसा लक्षण होता है जो क्या होता है, उस आपको जो है जो ध्वनि का ऐसा लक्षण जो क्या होता है कि ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण उसको कहा जाता है। ठीक है, मोटा या तीक्ष्ण उसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका लक्षण होता है ध्वनि का। तो इसके जो आपका जो यहाँ पे होता है कि ध्वनि पिच के किस पर निर्भर करता है, तो इस पर क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आवृत्ति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उतना क्या होगा, आपका जो ध्वनि है वो तीक्ष्ण होता जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ठीक है, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व तो नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि बॉर्डर लाइन तत्व तो नहीं है, इसको यहाँ बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो बॉर्डर लाइन तत्व जो होता है ये आपका क्या होता है, ये जो आपका बिस्मथ है, बिस्मथ, ये आपका क्या होता है, बॉर्डर लाइन तत्व ये नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि आप देखिए पोलोनियम है, ठीक है, पोलोनियम होता है, सिलिकॉन होता है, उसके बाद आपके बोरान होता है, इस तरह से जर्मेनियम है। ठीक है, और एक टेलोरियम होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये बॉर्डर लाइन तत्व होते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन यहाँ पे आपके ये तत्व होते हैं। ठीक है, ये होते हैं बॉर्डर लाइन तत्व होते हैं, पोलोनियम, सिलिकॉन, यहाँ बोरान, जर्मेनियम, टेलोरियम। ठीक है, और एक ये अभी आपका पोलोनियम हो जाएगा, ये आपका है होता है, जबकि ये बिस्मथ जो होता है ये नहीं होता। ठीक है, बिस्मथ को BI से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास ये कितना होता है, ये आपका होता है 83, और ये कितना होता है 208, इसका ये एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका 83 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, जो एटॉमिक मास होता है इसका 208 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बिस्मथ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का पहला समीकरण। ठीक है, तो तीन यहाँ पर समीकरण होता है। जो पहला समीकरण होता है ये क्या होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है। तीसरा क्या होता है आपका, ये होता है आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको दिखाता है ये क्या कहलाता है, ये आपके वेग और समय को दर्शाता है, वेग और समय। ठीक है, वेग और समय ये दिखाता है। ये क्या दिखाता है, स्थिति, और यहाँ पे आपको टाइम को दिखाता है। ठीक है, स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय को दिखाता है। ये किसका दिखाता है, ये आपको स्थिति और किसका दिखाता है, वेग का। ठीक है, स्थिति और वेग को दिखाता है। ठीक है, स्थिति और यहाँ पे आपको वेग को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला समीकरण आपको जो बता रहा था, पहला समीकरण यहाँ पे किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय। ठीक है, तो वेग और समय कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एंड टाइम, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से इसको भी याद रखिएगा। ये जो आपका 3 है इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गलत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग गलत होगा, तो ऑप्शन अगर आप ए में देखें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक तत्व का एक मोल। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है कि एक यौगिक का एक मोल। सी है आपका एक तत्व का एक परमाणु, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कि एक यौगिक का एक परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत होगा ये क्या होता है, ये एक यौगिक का एक परमाणु, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक यौगिक का एक परमाणु। ठीक है, और यहाँ पे यौगिक क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं, कंपाउंड जो यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक, जो आपके एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं,
एक निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, रासायनिक संयोग से बनते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, तो यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यौगिक है। तो इसका जो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक जीव पुनर्जन्म यहाँ पे और मुकुलन, ठीक है, पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है, तो खमीर है, प्लाजोडियम है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो है ये क्या कर सकता है, जीव पुनर्जन्म और मुकुलन यहाँ पे मुकुलन द्वारा प्रजनन यहाँ पे आपका कर सकता है, वो है आपका हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोलाकार दर्पण की जो प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्या कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लाइट में देख चुके हैं कि गोलाकार जो दर्पण होता है इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पोल ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका जो उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये क्या होते हैं आपके, ये दोनों आपके जो होते हैं ये आपके किसी दर्पण के आधे कटे भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कटे भाग होते हैं, जो दोनों होते हैं आपके उत्तल दर्पण दर्पण के आधे कटे भाग होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह को केंद्र को क्या कहा जाता है, पोल या ध्रुव यहाँ पे कहा जाता है। इसको लाइट चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है। तो देखिए यहाँ पे आकर्षण बल क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आपके ये आपका Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसमें Q2 चार्ज है, इसके बीच की जो दूरी है ये कितनी है, R है। ठीक है, तो क्या होता है आपका जो फोर्स होता है ये समानुपाती किसके होता है आपका यहाँ पे 1/r² के। ठीक है, और F=Q1 कितना होता है यहाँ पे, Q1 × Q2 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप समानुपाती हटाएंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2/r²। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, जहाँ पे K का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹ होता है K का वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो क्या होता है आपको इसका जो नियम दिए थे, किसने दिया था, ये दिए थे चार्ल्स कूलाम ने। ठीक है, चार्ल्स कूलाम ने इसका नियम दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम भी आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में देख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके वहाँ प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है। ठीक है, धन आयन को आपको बताना है। यहाँ पे धन आयन कौन है, तो हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, अमोनियम है। ठीक है, तो ये सब सारा नहीं होता, ये होता है आपका अमोनियम NH4+। ठीक है, ये आपका क्या है, एक धन आयन होता है। ठीक है, धन आयन होता है। ठीक है, तो ये आपको पूछा था क्यों धन आयन, तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं अमोनियम जो एक धन आयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। ठीक है, तो पुरुष में प्राथमिक यौन जो आपके अंग होता है ये प्रोटेस्ट वृषण, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वृषण जो दिया टेस्टिस है, ये आपके प्राथमिक यौन हो या आपके अंग हो ये होते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंग वृषण होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देख लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड-1 ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रकाश का वेग होता है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको किसने दिया था, तो इनका नाम था रोमर ने। ठीक है, रोमर ने ज्ञात किया था, इसको याद रखिएगा, रोमर ने ज्ञात यहाँ पे किया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है, ये कह रहा है कि यदि घोल से यहाँ पे यदि घोल धातु A, ठीक है, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A आपका क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपका घोल है उसमें धातु A और धातु B है, तो बोल रहा है कि जो धातु A है धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो धातु A होगा ये आपको बोल रहा है कि B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है, तो अगर कोई घोल है यहाँ पे A और B है तो B को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि ये इसको प्रतिस्थापित करती है, यानी कि ये क्या होगा, जो धातु जो इसको प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या होगी, B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील, यानी कि ये धातु A है इसके तुलना में क्या होगी, अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर जो A है यही हो जाएगा कि जो B की तुलना में A की जो है ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे है कि संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व देखिए यहाँ पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि पहला है कि वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। ठीक है, और वह तत्व जिनमें धातु और धातुओं के दोनों गुण होते हैं, इनमें सबसे बाहरी सेल के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और दी है ऑप्शन यहाँ पे कि वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनके क्या होते हैं, 2 जो सबसे बाहरी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अधूरे होते हैं। ठीक है, ये आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संयोजन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन बहुत बार देख चुके हैं वर्क और एनर्जी में। तो जो आपका यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यहाँ पे 2 लाख यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है। तो देखो जो आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ये क्या होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है, ये होता है आपका गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और प्लस यहाँ पे ये आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, इसको मैकेनिकल यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपका संयोजन होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का। तो आपका गतिज ऊर्जा दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए गतिज ऊर्जा दिया गया है, अब आपको क्या है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, इन दोनों का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, विचारों का संग्रह। तो यहाँ विचारों का संग्रह क्या होता है, अग्र मस्तिष्क, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फॉर ब्रेन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये आपका क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में आप जलाएंगे Mg को, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा MgO बनेगा। ठीक है, MgO, यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन है तो 2 यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 Mg है तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा में किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो महासागरों में शैवाल जो होते हैं विशाल मात्रा में किसका करेगी, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा मेथेन है, महासागर तापीय ऊर्जा है, सागर लहर ऊर्जा है, तो क्या होगी, मेथेन होगा। ठीक है, यहाँ पे मेथेन हो जाएगा। मेथेन को क्या बोलते हैं, इसका एक नाम है मार्स गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, और यहाँ पे मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है मेथेन का वो आपका क्या होता है, CH4। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, ये आपकी चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, इसके बाद से आप देखेंगे कि जो ये आपका मेथेन होता है ये क्या होता है, एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है, एल्केन ग्रुप, इसको याद रखेंगे, एल्केन ग्रुप का होता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये आपका एल्केन का फार्मूला होता है। अब देखिए मेथेन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला CH4 होता है। अब ये जो ये आपका फार्मूला है CnH2n, ठीक है, और +2, तो यहाँ पे अगर n बराबर अगर आप 1 रखते हैं, n बराबर 1, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cn, ये H 2 × 1 + 2 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यानी कि CH4 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका मेथेन हो जाएगा CH4। तो ये एल्केन ग्रुप का आपका जो ये होता है, ठीक है, मेथेन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉजिक दिया गया है, ज्योमेट्री दिया गया है, उसके बाद से गणना है, ये बीजगणित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गणना हो जाएगा, कैलकुलस। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था, तो यहाँ पे आपका गणना हो जाएगा, आंसर गणना, इसको कैलकुलस में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। ठीक है, जो मिश्र धातु होता है किसका एक उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विविध मिश्रण होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सर, इमल्सन पायस, ठोस विलयन और कोलाइडी विलयन, यहाँ पे कोलाइडी सॉल्यूशन। तो जो मिश्र धातु होता है ये किसका होता है, ठोस विलयन का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन का यहाँ पे मिश्र धातु आपका उदाहरण होता है। ठीक है, और विलयन क्या होता है,
आपका यहाँ पे होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिनका कोई संगठन नहीं होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ठोस सॉल्यूशन, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो इनको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करिए और अपने यार दोस्तों को भी यहाँ पे शेयर करिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।